अगर मैं आज आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा एप्पल, गूगल, अमेज़न। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे आंसर्स गलत हैं, बल्कि ये कंपनी इन कंपनीज को और साथ में यूएस गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पर नचाती है और इनके साथ अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स और सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये कंपनी कंट्रोल करती है। इस कंपनी के पास 20 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जो कि यूएस की जीडीपी का 95% बनता है। और ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि दुनिया की टॉप गवर्नमेंट्स भी इसकी मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकती। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक और इस कंपनी के सीईओ हैं लैरी फिंक, जो कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। लेकिन आज से पहले आपने कभी भी इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना होगा, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन आखिर कैसे एक कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है? आखिर कैसे ब्लैक रॉक अमेरिकन गवर्नमेंट को अपने इशारों पर नचाती है? और 2008 में आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस में ब्लैक रॉक का क्या हाथ था? और ये लैरी फिंक आखिर है कौन? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। As uncertainty has grown, Larry Fink was hard. They are talking about the 5% of most major companies. explosion in the corporate debt market. full range of tools. BlackRock is indeed influential. चैप्टर 1, हु इज लैरी फिंक? लैरी फिंक 1952 में लॉस एंजलिस के एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर और इसीलिए उसने अपने करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन उसे जल्दी एहसास हुआ कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसों में है। इसीलिए लैरी ने पॉलिटिक्स छोड़ी और 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बॉस्टन नाम की एक इन्वेस्टर फर्म कंपनी में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही सालों में लैरी इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था। उसके अंदर आगे बढ़ने और पावर हासिल करने की एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। लैरी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन को घूंट कर पी गया और इस वक्त जितनी नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में लैरी फिंक को है, उतनी शायद ही किसी को होगी। लैरी फिंक ने इसी नॉलेज और अपनी एक स्ट्रेटजी, जो कि मार्टेज बैक सिक्योरिटी के नाम से थी, इसी के बलबूते पर लैरी ने अपनी कंपनी फर्स्ट बॉस्टन को $1 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट हासिल करवाया। लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रेटजी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लैरी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक गलत स्टॉक मार्केट में 800 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ। और इसी वजह से फर्स्ट बॉस्टन ने लैरी फिंक को कंपनी से निकाल दिया और लैरी फिंक की बहुत बेइज्जती की गई। लैरी फिंक की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस सारी बेइज्जती के बाद लैरी ने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चैप्टर 2, द बिगिनिंग ऑफ ब्लैक रॉक। लैरी फिंक को जब फर्स्ट बॉस्टन से निकाला गया तो उसके बाद लैरी एक सीक्रेट सोसाइटी कप्पा बीटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में सिर्फ दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियन शामिल हो सकते हैं। लेकिन लैरी फिंक आखिर इस सोसाइटी का मेंबर कैसे बना, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके मुताबिक इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन नहीं है। लैरी के इस सोसाइटी को ज्वाइन करने के 2 साल बाद 1988 में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी, जो अगले 35 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी बनने जा रही थी। अब लैरी ने कंपनी तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए एसेट्स भी तो चाहिए थे और इन्हीं एसेट्स की तलाश में उन्हें कप्पा बीटा फाई में एक ऐसा शख्स मिला जिसने लैरी को $5 मिलियन का फंड दिया। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर यह शख्स था कौन? स्टीव भी अपने टाइम के बहुत अच्छे इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के एनालाइजर थे। स्टीव ने जब लैरी को $5 मिलियन का फंड दिया तो लैरी ने इन फंड्स को तुरंत ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एक ऐसा बॉम्ब फटने वाला था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाउ मच पावरफुल इज ब्लैक रॉक? 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इन क्राइसिस के लिए पहले से तैयार था। वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चुका था और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में चले गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लैरी ने अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक रॉक को तमाम डिफॉल्ट कर जाने वाले बैंक्स की ओनरशिप दे दी जाए। और यहीं से वो डोर भी ओपन हो गया जो लैरी का पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की तारीख में दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल या फिर हथियार बनाने वाली कंपनीज हो। इसके अलावा सारी बड़ी टेक सोशल कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेज़न में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। और आसान जुबान में इसका मतलब ये है
कि ये तमाम कंपनीज कोई भी डिसीजन ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। अगर आप दिन में 10 प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उनमें से 7 प्रोडक्ट्स में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। जहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती वहां तक इस कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया है। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में उसे प्रॉफिट दे सके। इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन जो कि पूरे अमेरिका की जीडीपी का 95% बनता है। BlackRock control $22 trillion in assets, which is roughly the equivalent of the entire gross domestic product of the United States of America. यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतना सही से फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर लेता है। इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास इन तमाम लोगों का पर्सनल डेटा है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है इस सॉफ्टवेयर के लिए प्रेडिक्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने एनालिसिस से ऑलरेडी जान चुकी होती है कि किसी भी क्राइसिस से उनको कितना प्रॉफिट होगा। चैप्टर 4 Why World Don't Know About the Black Rock। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी वजह यह है कि ब्लैक रॉक चाहती नहीं कि कोई उसके बारे में कुछ भी जाने, जबकि दुनिया का तकरीबन 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है और किसी न्यूज, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना उसके लिए क्या मुश्किल है। इस गुमनामी की एक वजह यह है कि ब्लैक रॉक के मकसद के राह में एक ही चीज रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल किस चीज का। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की फर्स्ट फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की फोटो या वीडियो बना के वो उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ता चला जाएगा, और इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स कंट्रोल करेंगी, और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगी। सिर्फ एक कंपनी और इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।